हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स, और कल हम लोगों ने जो लास्ट देखा था वो था आइगन ऑपरेटर्स, आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यू। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगा करके काम करें तो वो फंक्शन हमें रिपीट होता है और एक किसी वैल्यू के साथ, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ में वो फंक्शन रिपीट होता है। ठीक है ना? तो ऐसा ऑपरेटर जिसको हम किसी फंक्शन पर लगाएं और वो फंक्शन वापस रिपीट हो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ, तो ऐसे फंक्शन को हम आइगन फंक्शन बोलते हैं। उस ऑपरेटर को हम, ऐसे ऑपरेटर को हम आइगन ऑपरेटर बोलते हैं। और जो वैल्यू हमें मिली है, कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। और जो फंक्शन हमें वापस ये मिला है, सेम फंक्शन, ठीक है, वो है ये। और एक चीज और बताई थी कि ये जो आइगन वैल्यू हमें मिली है, इसमें कोई भी इमेजिनरी कंटेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, या ये वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये रियल वैल्यू होनी चाहिए। ये बात हम लोगों ने कल की थी। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे आइगन ऑपरेटर और आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन को। एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा आइगन ऑपरेटर है, ये हमारा आइगन फंक्शन है, ये हमारी आइगन वैल्यू है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कॉम्बिनेशन काम में ले रहे हैं। और उसी चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, जिनको हम अभी देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है? तो मान लीजिए, और जो भी ऑपरेटर है उसको हमने यहाँ ए कैप से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये ए कैप से। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर क्या है कि हमको डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स। और ये हमारे पास में एफ एक्स जो है वो फंक्शन है। ठीक है? और ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो इतनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऑपरेट करके देखेंगे कि क्या होता है। तो मैंने ये लगाया एक ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स किस फंक्शन पे? फंक्शन है मेरा x is to the power of 4। तो x is to the power of 4 ये मैंने लगाया। तो ये जो वैल्यू है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 4x क्यूब। ठीक है? अब इसमें अगर आप देखो, ये मेरा ऑपरेटर, ये मेरे पास में फंक्शन। तो अब अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट आ गई, लेकिन जो मेरे पास में फंक्शन था वो फंक्शन था x टिस टू द पावर ऑफ 4। लेकिन वैल्यू मेरे पास में आई क्या है? x टिस टू द पावर ऑफ 3। मतलब जो फंक्शन वापस रिपीट होना चाहिए था वो फंक्शन वापस रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ऑपरेटर लिया है या जो मैंने फंक्शन लिया है, ये एक आइगन इक्वेशन नहीं है। ठीक है? इसी को लेकर के हम यहाँ दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जहां पर ऑपरेटर मैं सेम रख रहा हूं। ऑपरेटर मेरा डी अपॉन डी एक्स है, फंक्शन मैंने यहाँ पे बदल दिया, फंक्शन हमने e टू द पावर ऑफ 2x रख दिया। ठीक है? और अब हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आता है आपका d अपॉन डी एक्स, और किस फंक्शन पे लगाया है? हमने लगाया है e टू द पावर ऑफ 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 2e2x। अब आप इसको देखो, ये मैंने ऑपरेटर लगाया हुआ है, इस फंक्शन पे लगाया है, ये फंक्शन वापस रिपीट हो रहा है। फंक्शन क्या है मेरा? e टू द पावर ऑफ 2x। तो e टू द पावर ऑफ 2x ये मुझे रिपीट जो है मिल गया फंक्शन। अगर ये फंक्शन मुझे रिपीट होकर के मिल रहा है और यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिल रही है, इसका मतलब ये मेरा एक आइगन इक्वेशन है। आइगन इक्वेशन। लेकिन ये आइगन इक्वेशन नहीं है, नॉट अ आइगन इक्वेशन। ठीक है?
क्लियर? अब देखो हमने यहाँ पर ऑपरेटर देखो सेम रखा था, इसमें भी डी अपॉन डी एक्स था और यहाँ पर भी हमारा डी अपॉन डी एक्स था, लेकिन फंक्शन हमने चेंज कर दिया। तो देखो फंक्शन चेंज करते ही अब यहाँ पर सब चीजें इजी हो गई कि ये हमारा आइगन ऑपरेटर हो गया, ये हमारे पास में आइगन फंक्शन हो गया, ये मेरे पास में आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब ये चीजें सेम वैसी नहीं मिल रही थी जैसा हमने आइगन इक्वेशन के लिए कंडीशंस दी थी, तो ये हमारा आइगन इक्वेशन नहीं था। इसी तरह से हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। हम देखो ऑपरेटर सेम रखते हैं और फंक्शन को बदल देते हैं, ठीक है ना। इस ऑपरेटर को और फंक्शन को अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास में क्या वैल्यू इसका निकल के आएगा, तो हमारा ये ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स और हमारा फंक्शन क्या है 2ix। अब इसको अगर आप करते हो तो ये 2i यहां नीचे आ जाएगा और e is to the power of 2ix ये वैल्यू आती है। क्या ये आइगन इक्वेशन है? तो देखो आइगन इक्वेशन ये नहीं है, ठीक है ना, नॉट एन आइगन इक्वेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये फंक्शन तो रिपीट हो रहा है, नो डाउट कि हमने इस पर किया और ये फंक्शन जो है हमने यहाँ पर रिपीट हो गया, हमें सेम जो फंक्शन हमने यहाँ लगाया था वही फंक्शन हमें यहाँ पर मिल गया। लेकिन जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप देखो, उस वैल्यू को अगर आप देखते हो तो यहाँ वैल्यू में क्या है, आई कंपोनेंट आ गया, मतलब इमेजिनरी कंपोनेंट आ गया। और हमने यहाँ पर क्या कहा था कि आइगन वैल्यू जो है डू नॉट कंटेन एनी इमेजिनरी वैल्यू आई, वो नहीं होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर है। इसका मतलब ये एक आइगन इक्वेशन नहीं है, ना ही ये आइगन ऑपरेटर है, ना ही ये आइगन फंक्शन है। क्योंकि आइगन फंक्शन, आइगन ऑपरेटर, आइगन वैल्यू वो तब होती है जब हमें इस तरह से मिलती हैं। ये जो हमारे पास में चीजें हैं तब मिलती हैं, तब हम उसे आइगन इक्वेशन बोलेंगे और इसको हम आइगन ऑपरेटर, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ फंक्शन सेम रखते हैं। ये हमारा फंक्शन इसमें सेम है यहाँ और यहाँ दोनों जगह, और हम ऑपरेटर बदल देते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और डबल डिफरेंशिएशन करके और फिर देखने की कोशिश करेंगे क्या ये एक आइगन इक्वेशन है, इसमें क्या हमने जो भी ऑपरेटर, फंक्शन या वैल्यू जो मिला है वो आइगन है या नहीं है। तो देखो हम इसको करते हैं, ये हमारे पास में टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हमारा ऑपरेटर, और हम इसको लगाएंगे e टू द पावर ऑफ 2ix पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगाया, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ये हमने इसको लगाया। नाउ अब अगर हम करते हैं तो देखो क्या आता है, हमारे पास में आता है d अपॉन डी एक्स 2i और e टू द पावर ऑफ 2ix। अब ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो हमारे पास में आइगन वैल्यू जिसे हम बोलेंगे, इसमें इमेजिनरी कंपोनेंट है, लेकिन अभी हमने केवल एक सिंगल डिफरेंशिएशन किया है। अभी हमारा एक डिफरेंशिएशन और बाकी है, हम इसका दूसरा इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। दोबारा हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो देखो ये 2i एक और आ जाएगा, तो 2i मल्टीप्लाइड बाय 2i, ये तो 2i था, ये बाहर आ गया था, और फिर अब हमने इसको किया तो ये हो गया हमारे पास में e टू द पावर ऑफ 2ix, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में इमेजिनरी कंपोनेंट है हमारे आइगन वैल्यू में जो है, लेकिन ये दो बार है तो हम इसको आगे करके सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारे पास में वैल्यू आती है 4 मल्टीप्लाइड बाय i मल्टीप्लाइड बाय i मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर ऑफ 2ix। अब i क्या होता है, यहां हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 4 कर लिया, i क्या होता है, तो देखो i अगर हम देखें, क्योंकि i की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 का अंडर रूट, ठीक है।
और -1 का अंडर रूट है तो हमारे पास में i मल्टीप्लाइड बाय i, इसका मतलब हो गया कि -1 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय -1 का अंडर रूट। अब इन दोनों का अंडर रूट अगर आपने किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो i मल्टीप्लाइड बाय i की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई, -1। तो -1 को आप यहाँ इसकी जगह रख दो। अगर हम इसकी जगह यहाँ पर i की वैल्यू रख देते हैं तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 और e is to the power of 2ix। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे माइनस आ गया और ये आ गया 2ix। ठीक है, फंक्शन क्या था हमारा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, किस पर लगाया था हमने, e 2ix पे। अब आप देखो यहाँ पे ये जो मेरे पास फंक्शन है ये फंक्शन वापस रिपीट हुआ, सेम एक कांस्टेंट वैल्यू आया, वो माइनस आया प्लस आया उससे कोई लेना देना नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू आया। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमारी थी ये इक्वेशन एक आइगन इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर लगा है वो ऑपरेटर क्या है, आइगन ऑपरेटर है। जो फंक्शन है वो आइगन फंक्शन है और हमें वही फंक्शन वापस रिपीट हुआ है एक आइगन वैल्यू के साथ। अब यहां देखो हमने फंक्शन सेम रखा था, ऑपरेटर चेंज किया, यहां पर हमने क्या किया था, ऑपरेटर सेम रखा था, फंक्शन चेंज किया था। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं फंक्शन और ऑपरेटर का वो हमें किस तरह का सॉल्यूशन दे रहा है। तो वो अगर सॉल्यूशन एक आइगन इक्वेशन की तरह देता है, ठीक है ना, वो हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आइगन ऑपरेटर क्या होता है। आप किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये आइगन ऑपरेटर है, या किसी भी फंक्शन को ये नहीं कह सकते कि ये आइगन फंक्शन है, या कोई वैल्यू अगर आ रही है तो वो आइगन वैल्यू है। जब तक कि आप उसको आइगन ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर अप्लाई करके नहीं देखोगे और उसका सॉल्यूशन जो आपके पास में आएगा उस सॉल्यूशन को नहीं देखोगे, तब तक उस पूरी पिक्चर को देखने के बाद आप ये डिसाइड करोगे कि हाँ वो आइगन इक्वेशन है या नहीं। और जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर जो भी इक्वेशन आप जिस भी चीज के लिए हम उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को निकाल रहे हैं वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, वो एक आइगन इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम जो बात करेंगे, अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो हमने कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की, जो चीजें नहीं समझ जा पाए हम क्लासिकल मैकेनिक्स से उनकी बात की, वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं कि प्लैंक ने क्वांटम मैकेनिक्स दिया और उससे हमने उन सब क्लासिकल मैकेनिक्स से जो नहीं समझा पा रहे थे हम जिन फिनोमेनास को, वो हमने समझाए। और उसके बाद में फिर डी ब्रॉगली आए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो पार्टिकल होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स उनमें वेव करेक्टर भी होता है, और हमने फिर वो वेव मैकेनिक्स का वहां पे वो जन्म हुआ और हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करके मैट्रिक्स मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स हमें दी और एक इक्वेशन श्रोडिंगर ने बनाई, ड्राइव की, जिससे हम किसी भी उस स्मॉल पार्टिकल के जो अलग अलग तरह की जो उसके जो वेरिएबल्स हैं, डायनेमिक वेरिएबल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम उनसे निकाल सकते हैं। और उसी के लिए हमने वहां डिस्कशन किया कि जितनी भी जो वेव्स होती हैं जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए एसोसिएटेड हैं वो सिनुसॉइडल वेव होती है। तो उसके लिए हमने देखा कि सिनुसॉइडल वेव क्या होती है, उसके लिए क्या वेव इक्वेशन है, और उसी वेव इक्वेशन से हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और उसकी जो कुछ दूसरी फॉर्म्स हैं वो हमने ड्राइव करके देखी, जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखी थी। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वेव मैकेनिक्स की। अभी देखो वेव मैकेनिक्स क्या है, इसको ऐसे समझो, वेव मैकेनिक्स का कोई, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि वेव मैकेनिक्स का कोई भी फंडामेंटल बेस नहीं है। जिस तरह से क्लासिकल फिजिक्स आप पढ़ते हो या क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो वहां पे हर चीज का फंडामेंटल बेस होता है, लेकिन यहां पर कोई फंडामेंटल बेस नहीं। ठीक है,
या फिर इसको इस तरह से कह सकते हो, मान लीजिए कि आप कोई गेम खेलते हो और उस गेम को खेलने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं। अब वो रूल हमने, जैसे मान लीजिए कि आप चेस खेलना चाहते हो, अब आप चेस खेलते हो तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन है चेस के बारे में, या आप, चलो मुझे नहीं मालूम चेस के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है, एक ऐसी चीज बताता हूँ जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट आप खेलते हो या आप देखते हो, तो वहां पर आपने कुछ रूल्स बने हुए हैं। क्या बना हुआ है कि साहब एक व्यक्ति होगा, वो उसके पास में वो बॉल होगा और वो बॉल को लेकर के भाग करके उस बॉल को फेंकेगा। एक दूसरा व्यक्ति होगा, वहां पर बैट पकड़े हुए है और उस बैट से उस वो जो बॉल है उसको हिट करेगा। ठीक है, और वो बॉल कहां जाएगी, हिट करेगी तो लुढ़कती हुई जाएगी, डायरेक्ट जाएगी, वो एक बाउंड्री लाइन हमने लगाई हुई है। ठीक है ना, और अगर वो हिट नहीं कर पाता है तो वो स्टंप पे जाएगी, पैड पे जाएगी, पीछे डायरेक्टली जाएगी या कुछ वाइड होकर के जाएगी। इन सब के लिए हमने क्या किया है, एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं और उन रूल्स को ही फॉलो करते हुए हम उस गेम को खेलते हैं। वेव मैकेनिक्स भी एक तरह का गेम समझो। ठीक है ना, अब वहां पर आपसे पूछा जाए कि साहब इसमें 3 स्टंप ही क्यों लिए हुए, 3 विकेट ही क्यों लिए हुए, हमने यहाँ पर 4 विकेट्स या 4 स्टंप क्यों नहीं गाड़े, 5 क्यों नहीं गाड़े, 2 क्यों नहीं गाड़ा, 1 क्यों नहीं गाड़ा, तो इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ असम्पशन है, हमने उस गेम को खेलने के लिए बनाया हुआ है। ऐसे ही हमने यहाँ पर वेव मैकेनिक्स में जब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे और उनका कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिला, तो हमने क्या किया, कुछ असम्पशंस बनाए, और वो असम्पशंस या पोस्टुलेट्स जो बनाए हैं उनका कोई फंडामेंटल बेस नहीं है, लेकिन उन असम्पशंस के बेस पर हम उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं जिन्हें हम क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो एक तरह का जो वेव मैकेनिक्स है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स का एक गेम है जिसमें कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, और वो जो पोस्टुलेट हैं वो किस वजह से दिए गए हैं, वो किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बिहेवियर को समझने के लिए दिए गए। जो भी हमारे पास में वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, आयंस हो, या हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल हो, इन छोटे पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझने के लिए हमने कुछ रूल्स बना दिए या कुछ पोस्टुलेट्स बना दिए। अब वो क्या पोस्टुलेट हैं, सबसे पहले हमें वो जानना होगा, इससे पहले कि हम किसी पार्टिकल पर इस वेव मैकेनिक्स को अप्लाई करें और उसका बिहेवियर हम समझें या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम स्टडी करें। आपको वो पोस्टुलेट पता होने चाहिए कि वो पोस्टुलेट्स क्या हैं, वो सेट ऑफ रूल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी भी गेम को खेलना चाहते हो तो उस गेम को खेलने से पहले सबसे पहले आपको उसको रूल्स पता होने चाहिए। वरना क्या होगा, अगर आप वहां क्रिकेट खेलने चले गए और वहां हुआ ये कि वो जो भी कुछ वहां उस ग्राउंड पर हो रहा है, और अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप हमेशा क्या देखोगे कि कभी तो कोई भाग रहा है, कभी वहां पर इतना भागने के बावजूद भी वो वापस पवेलियन चला जाता है, रन आउट हो जाता है, कभी अब वो क्रीज में आ चुका है रन आउट, तब वो रन आउट नहीं होगा, तो उसको रूल्स ही नहीं मालूम है। अब रूल्स नहीं मालूम होंगे तो उसको गेम को समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ इस वेव मैकेनिक्स के कुछ रूल्स समझ लेते हैं, और जो रूल्स को समझने के बाद में फिर हम जो एक एक हमारा जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की अलग अलग इंफॉर्मेशन किस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इतना छोटा है हमें दिख नहीं रहा, और उसके बावजूद भी हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हैं, उसकी चीजों को स्टडी करना चाहते हैं, उसके जो वेरिएबल्स हैं, जो डायनामिक वेरिएबल्स हैं, उनको देखना चाहते हैं कि वो है कितना, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका मोमेंटम कितना है, उसकी पोजीशन कितनी है। ये सब चीजें अगर हम जानना चाहते हैं तो वो रूल्स हमें मालूम होने चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ रूल्स की बात करेंगे जिनको हम यहाँ पे नाम देते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको लिखता हूं पोस्टुलेट्स ऑफ वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स, तो पहला पोस्टुलेट नंबर 1। अब ये पहला पोस्टुलेट क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो पहला पोस्टुलेट है कि मैं लिख देता हूं क्योंकि ये पोस्टुलेट हो सकता है आपको किसी बुक में उस तरह से ना मिले, तो आपको समझने में जो है वो आसानी होगी, फिर मैं इसको समझाऊंगा भी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, तो दी
behavior of a single particle is described as fully as possible in terms of wave फंक्शन, जिसको आप साई से लिखते हो। ठीक है, मतलब कोई भी सिंगल पार्टिकल जैसे मान लो कि हमने यहां पर ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट और यहां कोई एक है इलेक्ट्रॉन, तो हम इस सिंगल पार्टिकल पर बात कर रहे हैं। तो हम इसको जहां तक संभव होगा वहां तक उसके वेव फंक्शन के टर्म्स में लिखेंगे, या आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो सिंगल पार्टिकल है इसको हम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करेंगे। अब वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन वो एक फंक्शन है या वो एक चीज है जिसमें उस पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है। अगर आपको ये साई है, इसमें इसका मोमेंटम भी है, इसमें इसका एनर्जी भी है, इसमें इसकी पोजीशन भी है, जितनी वैल्यू इसकी स्पीड भी है, जितनी भी डायनेमिक वेरिएबल्स आप सोच सकते हो, वो सारे के सारे डायनेमिक वेरिएबल्स वो इस साई में मौजूद। तो हम वहां पर उसको ये नहीं बोलेंगे कि साहब उसका मोमेंटम और इस तरह से उसका पोजीशन ना, हम वेव फंक्शन के टर्म में बात करेंगे और इसी वेव फंक्शन में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चाय है, एक कप चाय, और इस कप चाय के अंदर क्या है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। क्या? इसमें दूध की भी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा दूध यूज हुआ है, इसमें ये भी है कि कौन सी चाय यूज हुई है, इसमें ये भी पता है कि हाँ इसमें शुगर यूज हुआ है या हनी यूज हुआ है, या इसमें कुछ और मीठा करने के लिए हमने चीज जो डाली है, इसमें हमें पता है कि इसमें पानी है, हमें पता है इसमें जिंजर हमने डाला हुआ है, इसमें हमें पता है काली मिर्च डाली है, इसमें हमने लौंग डाली है, इसमें हमने अदरक डाला है, ठीक है, तुलसी डाली है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब किसमें है? इस चाय के एक कप में। ठीक है ना? तो हम उसे क्या करेंगे? 1 कप ऑफ टी, तो वो है हमारा साई, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो पहला पोस्टुलेट समझ में आ रहा है कि हम उसको क्या करेंगे? वेव फंक्शन के टर्म्स में उसका जो बिहेवियर है वो डिस्क्राइब करेंगे, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी उस वेव फंक्शन में मौजूद है। ठीक है ना? और कोई भी फंक्शन, वो वेव फंक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें हमने कुछ मतलब मतलब कहने का यह है कि इस किसी भी फंक्शन को वेव फंक्शन बोलेंगे कब? जैसे अभी हम यहाँ पर ऊपर भी बात कर रहे थे, जब हमने यहाँ पर पढ़ा आइगन फंक्शन, और ये कि वो आइगन फंक्शन कहलाएगा कब? जब उसके साथ में हमने एक सुटेबल आइगन ऑपरेटर लिया हो और उसका एक सुटेबल आइगन वैल्यू आ रहा हो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज की कमी है तो वो फंक्शन सही नहीं है, या वो फंक्शन वेव फंक्शन नहीं हो सकता। तो वेव फंक्शन के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए? पहले कुछ कंडीशंस आप वहां पे फुलफिल होनी चाहिए, कुछ प्री रिक्विजिट्स वहां पर होने चाहिए कि ये चीज होगी। अगर आपको ये चाय बनानी है तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब आपके पास में होनी चाहिए, तब एक अच्छी चाय आप बना सकते हो। ठीक है ना? तो वो चीजें क्या है? वो प्री रिक्विजिट्स या जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, उन पर बात करते हैं कि वो कंडीशंस हमारे पास में। पहली कंडीशन तो ये है कि वो जो वेव फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंडेंट होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स मतलब कि उसकी पोजीशन, वो जो पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल्स वहां प्रेजेंट हैं, वो किस कोऑर्डिनेट पर प्रेजेंट है, किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, किस जगह पे प्रेजेंट है। वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, जेड डायमेंशन, किस डायमेंशन में प्रेजेंट है, वो वहां होना चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है वेव फंक्शन। ठीक है ना? तो आप यहां पर जब साई लिखोगे, हम कह रहे हैं साहब साई जो है वो एक वेव फंक्शन है और इसमें सभी इंफॉर्मेशन है, तो आप यहां पर बताओगे कि साहब एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स पर आप इसको लोगे।
तब यहाँ पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा। आपने अगर एक कोऑर्डिनेट पे ले लिया तो आप y के लिए और z कोऑर्डिनेट पर जो इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे बता पाओगे, वो नहीं बता पाओगे। इसलिए पहला जो हमारी शर्त है वो क्या है, पहली जो जरूरत है वो क्या है कि वो सभी कोऑर्डिनेट्स पर होना चाहिए। दूसरा, अगर वो एक दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये टाइम इंडिपेंडेंट हो सकता है या ये टाइम डिपेंडेंट हो सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर समय पर आप देखना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप इससे ले लोगे, लेकिन वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम के साथ में भी एक देखना पड़ेगा कि इस समय पर ये यहां था, इस समय पर ये यहां था, या इस समय पे इसकी वैल्यू इतनी थी, इस समय पे इसका एनर्जी इतना था, इस समय पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो इतनी थी। तो इस साई में जो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट, ये टाइम पर भी डिपेंड करेगा। तो इस वेव फंक्शन को आप इस तरह से लिखोगे कि कोऑर्डिनेट्स वाले जो चीजें हैं वो भी उसमें हो और जो टाइम डिपेंडेंसी है वो भी इसमें हो। जो तीसरा जो कंडीशन है, जो शर्त है हमारी, वो क्या है, दो शर्तें हो गई। पहली शर्त यह है कि वो एक्स वाई जेड सभी कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करना चाहिए। तीसरा यह है कि वो टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर उसका होना चाहिए, जिसको हम इस टर्म से डिस्क्राइब करेंगे या बताएंगे। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि वो वेल बिहेव्ड होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब वेल बिहेव्ड होना चाहिए, वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल कैसे, अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ 4 ग्राफ से बताता हूं और उससे हमें समझ में आएगा कि वो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो वेल बिहेव्ड किस सेंस में है। मान लीजिए कि हम एक ग्राफ लेते हैं, ये हमारे पास में है x, ठीक है, x मतलब वो एक पर्टिकुलर, जैसे x डायरेक्शन में हमने ले लिया और उसकी जगह डिस्टेंस, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जो पोजीशन है उसको ये बता रहा है। और यहाँ पे जो हमने साई ले रहे हैं वो हम क्या लेंगे, x के साथ लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर x लिया हुआ है, ठीक है। तो ये साई की वैल्यू है x के साथ। अगर ये वेव फंक्शन कुछ इस तरीके का शो होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो देखो पहली जो शर्त ये है कि ये सिंगल वैल्यूड होना, सॉरी शर्त नहीं, ये वेल बिहेव्ड होना चाहिए, मतलब कि इसके कुछ एक्सेप्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और वो एक्सेप्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो हमारे पास में एक वैल्यू, दो वैल्यू और तीन वैल्यू आ रही है, यहां पे सिंगल वैल्यू नहीं आ रही। अब सिंगल वैल्यू क्यों होना चाहिए, ये सिंगल वैल्यू इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर ये स्पेस है और इस स्पेस में अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की हमने बात की, जैसे हमने यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की बात की है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ है, ठीक है ना, तो इसकी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी एक ही वैल्यू हो सकती है। ये एक पॉइंट पर कई जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ये यहां पर 3 पॉइंट्स दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा फंक्शन का डायग्राम है, वेव फंक्शन का, जिसमें सिंगल वैल्यू नहीं है, मतलब नॉट सिंगल वैल्यूड, नॉट सिंगल वैल्यूड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यू, वो मैं बताऊंगा आपको सिंगल वैल्यू से क्या मतलब है। सिंगल वैल्यू से मतलब है कि ये ग्राफ अगर इस तरह से चले तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आनी चाहिए। तो अगर हम इस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, ये x1 पोजीशन है, तो ये एक सिंगल वैल्यू इसकी हमें मिल गई कि इस पर्टिकुलर जगह पर ये यहां प्रेजेंट है, इसकी जो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर जगह पर है, ठीक है। तो सिंगल वैल्यूड आप समझ गए। दूसरा, वेल बिहेव कैसा होना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब यहां पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, देखो आप यहां पे ये कॉन्टिन्यूअस है, या तो इस तरह से कॉन्टिन्यूटी इसमें बनी हुई है, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखना चाहते हैं, ये सेम वही x है, ये जा रहा है और ये हमारे पास में साई x है,
ठीक है, इसके बीच अगर आप यहाँ ग्राफ खींचते हो तो ये कुछ इस तरह से चलता है, देखो मान लो, और ऐसे। तो देखो यहाँ इसकी ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस जगह से लेकर के और इस जगह तक इसकी वैल्यू क्या है, x की सेम है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये एक जगह पर फिक्स हो गया है। इस पूरी जगह में यहां पर आप देखोगे तो ये फिक्स हो गया, तो ये यहां पर कॉन्टिन्यूसली है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। जबकि यहां आप देखो, यहां पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है, यहां पर इसकी एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तीसरा जो इसका वेल बिहेव का जो है उसको आप बताओगे कि इट मस्ट बी फाइनाइट। कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब एक डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखो इसको समझते हैं कि कैसे। मान लीजिए कि हम इस x1 डिस्टेंस और ये हमारे पास में है x2 डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पर ये x और ये psi x, ये हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने तो इसको इस तरीके से किया, ये ऐसे आ रहा है और इधर से ऐसे आ रहा है। मतलब ये हो गया कि अगर हम इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में देखें x1 से लेकर के और x2 तक, तो इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं है। हम यहां ऊपर कितने भी चलते जाएंगे, ये जो psi x है इसकी वैल्यू ऊपर कितनी भी चलती जाएगी, ये तो ऊपर तक चलता जाएगा ना, इससे मिलेगा ही नहीं, और ये ऊपर तक इस तरह से चलता जाएगा, तो ये तो वैल्यू इन्फिनिटी तक चली जाएगी, और इन्फिनिटी इसकी होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साई स्क्वायर की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक अगर न्यूक्लियस यहां पर है और इस जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे कोई एक फिक्स वैल्यू डिस्टेंस पर होना चाहिए, ना कि इन्फिनिटी पर, कि ये साहब बिल्कुल अनंत आकाश में पता नहीं इलेक्ट्रॉन उसका कहां पर है और जो प्रोटॉन है वो यहीं पर है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी आप मेरी बात समझ गए कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वेव फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उसको एक फिक्स्ड, एग्जैक्टली फिक्स्ड पोजीशन पर देखना चाहते हैं। ओके, चौथा क्या है, फोर्थ कंडीशन इसकी ये है, ये हमारे पास में x है, ये चल रहा है, और अगर हम इसको x1 और ये हमारे पास में है x2 और ये हमारे पास x psi x, अब हम यहां पर बात करते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, स्मूथली वेरिंग होना चाहिए, स्मूथली वेरिंग होना चाहिए। तो इसको देखो, ये स्मूथ वेरिंग कैसे होना चाहिए, ये मान लीजिए कि ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है ना, थोड़ा सा साइड से लिख दिया मैंने इस तरह से। अब ये देखो कैसे चलता है, अब ये स्मूथ वेरिंग है क्या, या स्मूथली एक मूव कर रहा है क्या, चल रहा है क्या स्मूथली? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये एक जा रहा था, इसको जाना कैसे चाहिए था, ये यूं जाना चाहिए था, यूं जाना चाहिए था, लेकिन अचानक से इसका जो वैल्यू है वो क्या हुई, कम होने लगी अचानक से, और ऐसे अचानक से होने लगी तो स्मूथनेस क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि इट इज नॉट स्मूथली वेरी। ठीक है, तो देखो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यहां पर ये सिंगल वैल्यू नहीं है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यहां पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, फाइनाइट होना चाहिए, यहां पे इनफाइनाइट है, स्मूथली वेरिंग होना चाहिए, यहां पर ये स्मूथली वेरिंग नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? अब ये कैसा होना चाहिए वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो इसका अगर हम यहां ग्राफ लें, x और psi x, तो ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ये सिंगल वैल्यूड भी है, हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पर देखना चाहें, हम इस पॉइंट देखना चाहें, इस पॉइंट पर देखना चाहें, हमेशा इसकी एक वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर हम ये देखें कि साहब ये स्मूथ है या नहीं, तो बिल्कुल देखो स्मूथ है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है इसमें कि अचानक से चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
ठीक है ना। और देखो कॉन्टिन्यूअस भी है, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर इसकी दो वैल्यू नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पर एक पॉइंट पर दो वैल्यू आ रही है साई की, तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हर उसकी एक फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच में भी अगर हम देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर कैपिंग है, इससे आगे नहीं जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये इनफाइनाइट तक ऊपर तक चला जाएगा, कहीं तक भी जाता ही जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी की सारी जो चीजें हैं और पोस्टुलेट 1 में जो भी बातें बताई हैं वो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पोस्टुलेट पर, पोस्टुलेट नंबर 2, जो हमारा सेकंड रूल है। पोस्टुलेट नंबर 2। अब ये पोस्टुलेट नंबर 2 क्या है, तो सबसे पहले मैं इस पोस्टुलेट को लिख देता हूं और फिर समझाते हैं इसको। तो ये है द वेव फंक्शन psi is to be obtained by solving second order differential equation called Schrödinger wave इक्वेशन। ये देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को SWE हम कहीं पर दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे तो ये SWE यूज करेंगे, तो आप समझ जाना कि मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा हुआ है। तो दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि जो वेव फंक्शन के लिए, ये जो वेव फंक्शन है साई, इसके लिए जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे या प्राप्त करेंगे वो हमारी कैसी होनी चाहिए, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आनी चाहिए। अगर आपको याद होगा तो हमने जब सिनुसॉइडल वेव पढ़ा था तो सिनुसॉइडल वेव में हमने डबल, वो बताया भी था मैंने कि वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और दो बार आपने उसको क्या किया था, डिफरेंशियल किया था और दो वैल्यूज पे किया था, या तो x और t पर किया था, है ना, वो आपको याद आ रहा होगा। ठीक है ना, तो वो कैसा होना चाहिए, वो वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन वो होना चाहिए जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मिला हो, उसे ही हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई क्या थी, हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी एच कैप, कैप या कैरेट, इसका मतलब यह है कि ये ऑपरेटर है, और साई क्या आता था कि हमें ये फंक्शन जो है वेव फंक्शन दोबारा से रिपीट होता था और एक वैल्यू रिपीट होती थी ई, तो ये जो ई है वो एक आइगन वैल्यू है, एच कैप जो है वो एक आइगन ऑपरेटर है, और ये जो साई है ये एक आइगन फंक्शन। और ये जो एच कैप है, ये जो ऑपरेटर है, ये क्या है, ये टोटल एनर्जी के लिए ऑपरेटर है। ये जो एच कैप है ये क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। ठीक है, साई फंक्शन है ही, और ई जो है वो आइगन वैल्यू है जो एक कांस्टेंट है। ऑपरेटर देखो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ऑपरेटर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेटर है, डी अपॉन डी एक्स जो आप निकालते हो, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, डी अपॉन डी एक्स, ये भी एक तरह का ऑपरेटर है। अब डबल डिफरेक्शन अगर आप पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन सॉरी पढ़ते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो, इंटीग्रेशन ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो, है ना, तो ये भी एक तरह का ऑपरेटर है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेटर्स आपके हो सकते हैं अलग अलग। ठीक है ना, सो क्वांटम मैकेनिक्स का जो ऑपरेटर होता है उस पर आप हमेशा क्या करते हो, एक कैप या कैरेट, ये जो ऊपर आप लगा के रख रहे हो, ये जो कैप आपने लगाया है वो आप लगाओगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है। क्या पता चल जाएगा, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैप जो है, ये कैप जो है वो हम लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम कैप, और या फिर इसको बोलते हैं कैरेट। ठीक है, तो आप या तो कैप बोलो जैसे एच कैप या फिर एच कैरेट।
बोलने में जो आता है, तो वो आपका, तो सेकंड पोस्टुलेट बहुत आसान था, इजी था, समझ में आ गया कि वेव फंक्शन वो होता है जो किससे मिलना चाहिए हमें, डबल डिफरेंशियल जो सेकंड ऑर्डर का जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करके मिलना चाहिए। पोस्टुलेट थर्ड, तीसरा पोस्टुलेट क्या है, तो पोस्टुलेट नंबर 3, ओके। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है कि यहां पहले मैं लिख देता हूं, ईच डायनामिक प्रॉपर्टी, ये इसको हम डायनामिक प्रॉपर्टी को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लीजिए, है ना, इज एसोसिएटेड विथ a quantum mechanical operator, मतलब a cap, such that if the dynamic property A is capable of exact experimental determination, then the possible exact value of A, ये जो हमने लिया है डायनेमिक वेरिएबल A, are given by the following equation, क्या है वो, a cap psi a psi। ये पोस्टुलेट क्या कहता है, ये कहता है कि ईच डायनेमिक प्रॉपर्टी A is associated with a quantum mechanical operator such that if the dynamic property A is capable of exact experimental determination, then the possible exact values of A are given by the following equation। मतलब ये पोस्टुलेट का मतलब ये है कि वो वेव फंक्शन, हमें पता है कि वेव फंक्शन में सभी तरह की इंफॉर्मेशन है, ये जो साई है हमारे पास, इस साई में सब हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये हर तरह की मौजूद है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी एक इंफॉर्मेशन चाहिए इस सिस्टम के बारे में, एक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, सपोज मान लीजिए कि आपको मोमेंटम चाहिए उस पार्टिकल का, कि उस सिस्टम का, उस पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो मोमेंटम के लिए ऑपरेटर है वो इस पर लगा देंगे। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप यहां पर निकालना चाहते हो तो वो हमेशा एक किसी डायनामिक क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर से हमेशा वो एसोसिएटेड रहेगा। मतलब क्वांटम, ये इसका मतलब ये है, अगर आप मोमेंटम निकालना चाहते हो तो उसके लिए एक ऑपरेटर हमारे पास में, अगर आप पोजीशन निकालना चाहते हो तो उसके लिए ऑपरेटर है, एक्स पर निकालना चाहते हो, वाई कोऑर्डिनेट पे निकालना चाहते हो, जेड कोऑर्डिनेट पे निकालना चाहते हो, टाइम पर निकालना चाहते हो, है ना, लीनियर मोमेंटम एक्स वाई जेड, कहीं पर हर तरीके के लिए हमारे पास में एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है, और ये डायनामिक प्रॉपर्टी हमेशा उससे एसोसिएटेड रहती है। तो हम क्या करेंगे, उसको उसके साथ में अप्लाई करेंगे, उस क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को उस डायनेमिक प्रॉपर्टी के साथ में, और जो इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ ऑपरेटर कौन सा लगाया है, मैं मोमेंटम, हम अगर हम निकालना चाहते तो हम मोमेंटम से रिलेटेड जो
क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है वो हम इस पर लगा देंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उस वेव फंक्शन से, वो इंफॉर्मेशन हमें निकल करके प्राप्त हो जाती है मोमेंटम को। जो भी हमने मोमेंटम चाहा था तो मोमेंटम के लिए, और अगर हमने पोजीशन चाही थी पोजीशन के लिए, टाइम चाहा था टाइम के लिए। तो ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर ए क्या होते हैं उसको हम